डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच ही विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वरिष्ठ सांसद के सुरेश का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल कर दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला का नाम रखा गया है। सत्ता और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के सामने आने के बाद ही अब ये साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा। उसके बाद ही बुधवार को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। संसदीय इतिहास में अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। 27 जून यानी बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का चुना जाना तय है। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल 50 साल पूरे कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही। प्रधानमंत्री ने साल 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक कविता भी लोगों के साथ साझा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल में किए गए क्रूर अत्याचार पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला। अमित शाह ने अपने संदेश में लिखा कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी के युवराज ये भूल गए हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था और उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर बहुत गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपातकाल पर कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज के ठीक 49 साल पहले भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके कांग्रेस को तानाशाह बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के मुद्दे पर कहा कि महान लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक आज ही के दिन साल 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र का गला घोंटा था। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र के कलंक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बारे में आज की युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में आपातकाल की विस्तार से पढ़ाई होनी चाहिए। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि आपातकाल के दौरान देश एक खुली जेल बन गया था। 6 सितंबर को कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है।
उसकी एक झलक इस कार्यक्रम में दिखाई गई। उन्नीस सौ 75 का नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने का क्रम आज भी जारी रहा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भाजपा सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना के जीते हुए सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। सांसद LS बलवंत वानखेड़े और एडवोकेट गोपाल कांगड़ा पदवी के साथ कई अन्य जीते हुए सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। दिल्ली में अभी भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग बमुश्किल टैंकर के सहारे पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन टूटने पर तंज कसा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में ही रहेंगे। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया और ईडी को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसकी चुनौती कल के लिए सूचीबद्ध है। आज हम इस आदेश की एक प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं और जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल हैं उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। पटना के एसएसपी जांच एजेंसी सीबीआई के कार्यालय पहुंचे। चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सहित स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए नीट पीजी की परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने डीडी न्यूज को बताया कि नीट पीजी परीक्षा रद्द होने का उन्हें दुख है और इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर तेज से बहुत तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस महीने की 28 तारीख तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 और 28 जून को भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और मानसून के कारण गर्मी से राहत मिली है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य के 9 जिलों के 641 गांवों में बाढ़ प्रभावितों की संख्या में भी कमी आई है। प्रभावितों की संख्या घटकर 1.7 लाख रह गई है। असम का करीमगंज बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। करीमगंज में 96,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित हैं। सोमवार को कछार में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 30 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि भवन में बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का है। अभी तक एमएसपी पर कोदो कुटकी की कोई खरीद नहीं होती थी। अब हमने रागी के समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की भी खरीदी का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। विष्णुदेव साय ने अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों से अवगत कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आज शाम चीन के राजदूत शू फेईहोंग से मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों और हमारे साझा हितों के स्थिरीकरण और प्रगति पर चर्चा की। उनके सफल कार्यकाल की कामना की। चीनी और जैव ईंधन उभरते परिदृश्य नाम से आयोजित 64वें ISO परिषद की बैठक का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को बेहतर बनाना है, साथ ही किसान, उद्योग, पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी जोर देना है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में आज 44 प्रस्ताव आए, जिनमें 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तमिलनाडु के कल्लकुरुची शराब त्रासदी में 25 जून को सलेम के सरकारी मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य में शराब के कारण लगातार हो रही मौत के बाद एआईएडीएम के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने एआईएडीएम के विधायकों और राज्यसभा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की। के पलानीस्वामी ने कल्लकुरुची अवैध शराब से हुई मौतों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस्तीफे की भी मांग की है। तेल की कीमतों के बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब 1050 ml डबल टोन्ड दूध की कीमत 44 रुपये प्रति लीटर हो गई है। राहत की बात यह है कि हर पैकेट में 50 मिलीलीटर अतिरिक्त दूध मिला करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुणे कार दुर्घटना पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद कह रहे थे कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। हमने परिवार को यह भी आश्वासन दिया है कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। राजधानी नई दिल्ली में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवक और DTC बस मार्शलों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी नौकरियों की बहाली की मांग कर रहे थे। दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने संयुक्त रूप से आयोजित कैपस्टोन सेमिनार में भाग लिया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 188वीं AGM को संबोधित किया। अपने संबोधन में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मुद्रा कोष का होना आवश्यक है। पहले जब कोई देश ब्याज बढ़ाते थे तो इसका व्यापक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता था, लेकिन देश की मुद्रा कोष में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण आज हम पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगाई है। सेंसेक्स 712 अंकों की तेजी के साथ 78,054 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी इतिहास रचा गया है। निफ्टी 183 अंकों की बढ़त के साथ 23,721 पर बंद हुआ। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए व्यापार और सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ 8वें प्री बजट परामर्श की अध्यक्षता की। प्री बजट परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। बजट पूर्व परामर्श बैठक में वित्त सचिव, वित्तीय सेवा के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भाग लिया। मोबाइल फोन पर स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को नए निर्देश जारी किए गए हैं। ट्राई की ओर से टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने को कहा गया है, जिससे अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन की आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सके। सोने की कीमत 70 रुपये बढ़कर 72,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 400 रुपये गिरकर 91,500 रुपये पहुंची। इंडिया फाउंडेशन द्वारा फ्यूचर वॉच द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर आयोजित कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार समिति के उपनेता असले टोजे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान असले टोजे ने कहा कि वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त वर्ष 2023-2024 में भारतीय विवाह बाजार $130 बिलियन तक पहुंच गया, जो खाद्य और किराना क्षेत्र खुदरा बाजार के कुल $681 बिलियन के बाद दूसरे स्थान पर है। हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में बंधकों की वापसी के लिए वो आंशिक समझौते के बदले लड़ाई रोकने को तैयार हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजराइल लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार है। नेतन्याहू के इस बयान से क्षेत्र में एक और युद्ध भड़कने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि लेबनान का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल बीते 8 महीने से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक एक बार फिर इजराइल की यात्रा पर गई हैं। अपने दौरे के दौरान अनालेना बेयरबॉक ने देश की उत्तरी सीमा पर बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता जताई। अनालेना बेयरबॉक ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वह हमास के खिलाफ युद्ध में खुद को खो सकता है और गाजा में नागरिकों की दुर्दशा पर बढ़ते गुस्से ने इजराइल की सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। अनालेना बेयरबॉक ने गाजा में मानवीय स्थिति पर कहा कि वहां कम से कम 17,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं या अपने माता पिता से अलग हो गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि जर्मनी नहीं चाहता है कि हमास की रणनीति सफल हो। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ बैठक की। बैठक में ब्लिंकन ने इजराइल से लेबनान में और अधिक तनाव से बचने का आह्वान किया। बैठक में गाजा में बंधकों को मुक्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। 2 घंटे तक चली बैठक में ब्लिंकन ने इजराइल और हमास के बीच संभावित समझौते पर कूटनीतिक चर्चा की।
चर्चा में सभी बंधकों की रिहाई और फलस्तीनी लोगों की पीड़ा कम करने पर बात हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने CIA प्रमुख बिल बर्न्स से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल पर उनके बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। गुटरेस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इजराइल का नाम लिए बगैर कहा कि उन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने कभी भी हमास की निंदा नहीं की और वो हमास के समर्थक हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख राजनयिक जोसेफ बोरेल ने कहा कि संघ के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियार और अन्य सहायता देने के लिए जब्त रूसी परिसंपत्तियों से मिलने वाले धन के उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचे पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रियों ने जॉर्जिया के साथ यूरोपीय संघ के राजनीतिक संपर्कों को कम करने का भी निर्णय लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा पर रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वासिली नेबेंजिया ने कहा कि क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर हुए हमले में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। रूस ने कहा कि क्रीमिया पर अमेरिका निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल ATACMS से यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन ने पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क में रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। आखिरकार सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। 52 वर्षीय असांज पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने और सार्वजनिक करने के आरोप थे। असांज की पत्नी स्टेला असांज ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पहली बार होगा जब मैं अपने पति से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में मिल पाऊंगी। अमेरिका के साउथ डकोटा में आई बाढ़ में व्यापक क्षति हुई है। पाकिस्तान का व्यस्त बंदरगाह शहर कराची भीषण गर्मी की चपेट में है। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से नमूने लेकर एक चीनी यान चांगई 6 अंतरिक्ष यान मंगलवार को धरती पर वापस आ गया। चीन के अंतरिक्ष अनुसंधान में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ICC T20 विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान ने ICC T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय घुड़सवारी संघ ने अनुष अग्रवाला को ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। पिछले 12 साल में पहली बार भारत ओलंपिक में निशानेबाजी में पूरा 6 सदस्यीय दल भेजेगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कई बार रिलीज डेट टलने के बाद अब यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्त्री की सफलता के बाद अब मेकर्स ने स्त्री 2 का टीजर ऑफिशियल तौर पर रिलीज कर दिया है। MK शिवाक्ष के निर्देशन में बनी फिल्म एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा पिछले लंबे वक्त से चर्चा में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने मनाया अपना जन्मदिन। फुलेरा निवासियों का लेटेस्ट फोटोशूट सामने आया है, जिसमें पंचायत सीजन 3 के सभी कलाकार विलायती ठाट बाट में दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने पेरिस काउचर वीक में डेब्यू किया। नेशनल ज्योग्राफिक हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉर्ज को सम्मानित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म उलझ 2 अगस्त को रिलीज होगी। सिंगर स्टेविन बेन और नीति मोहन का नया गाना चाहूं हुआ रिलीज। बंसाली के साथ मतभेदों पर नाना पाटेकर ने दिया बयान, कहा रिश्ते काम से बढ़कर होने चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।